पुष्पेन जी, स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लवजीत जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सर, और उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। और मुझे पता चला कि आपको भी वो सी नाम की बीमारी हुई है, जिसका कि नाम लेने से भी लगता है कि हो ना जाए, तो वो आप तक भी पहुंची। और वो बड़ा खराब भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि देखने में आप मुझे बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं, एकदम फ्रेश लग रहे हैं। तो लगता है कि आपने उसको अच्छे से हरा दिया और पार किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो जस्ट लाइक ए नॉर्मल फ्लू की तरह ही है। बहुत ज्यादा अब अच्छा। इतना घबराने वाला वो कोविड नहीं है, उसका नाम ही खराब है। बट अब तो मतलब यहाँ पर नॉर्मल हो चुका है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं एक जगह एक बार मैं पढ़ रहा था, तो मैं अभी भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। एक कैटेगरी वो कह रहे थे कि एक नया टर्म निकला है, उसका नाम है कोवर्जिन। तो वो जिनको कोविड नहीं हुआ है वो कोवर्जिन कहलाते हैं, और मैं उस कैटेगरी में हूँ फिलहाल। तो इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा चीजें और अच्छा है, जैसे हिसाब से आप बता रहे हैं कि कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, कुछ एक नॉर्मल फ्लू की तरह हुआ और हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद करते हैं आप वापस से और बेहतर और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। सर, बाजार, क्रिप्टो के बाजार की जब बात करते हैं, तो चीजें फिलहाल एक 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 कह लीजिए कि एक वो रेजिस्टेंस लेवल है जिसको कि तोड़ नहीं पा रहा है बिटकॉइन कम से कम। क्या लगता है कि ये अभी हम कुछ और लंबा समय इसी रेंज के अंदर में बिताएंगे, या पार निकलेंगे, और कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कुछ अंदाजा? सो बेसिकली $45,000 के आसपास हम एक बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पर हम फेस कर रहे हैं, और लगभग कई बार वहां तक बिटकॉइन का प्राइस पहुंचा है, लेकिन वहां से हमें रिजेक्शन मिल जा रहा है। अभी भी हम अगर हम कल की भी बात करें, तो कल भी बिटकॉइन का प्राइस $42,500 के आसपास यहाँ पर चल रहा था, लेकिन वहां से भी हमें यहाँ पर रिजेक्शन मिल गया, क्योंकि यूएस की तरफ से जो बाइडेन एडमिन की तरफ से जो न्यूज आई, उसका एक छोटा सा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बिटकॉइन अभी साइडवेज में है, और पूरी पूरी जो मार्केट है उसके अंदर एक अभी वॉल्यूम वाइज बात करें या मार्केट का हम सेंटीमेंट देखें, तो अभी बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। और अभी यहाँ पर इंडिया के अंदर भी मार्च के अंदर बहुत सारे लोग क्या है क्रिप्टो की विड्रॉल भी करेंगे, और उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर दोबारा से डिपॉजिट करेंगे क्योंकि उस टाइम वो एज ए एक्विजिशन कॉस्ट आ जाएगी। तो ये सब चीजें भी होने वाली हैं, और बहुत सारा मार्केट के अंदर यूक्रेन वार और इसका पूरा इम्पैक्ट है। तो जो बुल मार्केट होती है उसके लिए क्या है कि मार्केट के अंदर मनी भी होनी चाहिए, मार्केट का सेंटीमेंट होना चाहिए पॉजिटिव, तो वो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, और हो सकता है इस मंथ हमें ऐसी ही साइडवेज ही कंडीशन देखने को मिले। बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट अभी इस मंथ भी हमें देखने को ना मिले। जी, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये महीना शायद ऐसे ही अभी जाएगा, या कुछ समय आगे, कुछ एक हफ्ते इस तरीके के रहे इसी इसमें, क्योंकि अभी कुछ जब तक बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो जब तक निपटते नहीं है, वॉर और उसमें पीस और उस तरह की चीजें नहीं होती, तब तक दिक्कत रहेगी। ठीक है। पुष्पेन जी, मुझे एक चीज बताइए कि ये जो 31 मार्च वाली जो चीज है, जो अभी आप बात कर रहे थे, जो मेंशन कर रहे थे, अगर मैं इंडिया में हूं, और इसलिए मैं इसको इस तरीके से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप के ऊपर हो सकता है इसमें से बहुत सारे नियम लागू नहीं होते हैं, आप हिंदुस्तान से ऑपरेट नहीं करते हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर कोई एक इंडियन इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, उसके पोर्टफोलियो में अगर क्रिप्टोज हैं, तो मुझे 31 मार्च से पहले क्या कोई चीज करनी चाहिए? कुछ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखो अभी जहां तक है, अभी जिस लेवल के ऊपर मार्केट है, मुझे लगता है कि ज्यादातर यूजर्स अभी यहाँ पर या तो बहुत छोटे प्रॉफिट के अंदर होंगे, और या लॉस के अंदर ही ज्यादातर बहुत सारे हमने पोल चलाए हैं उनके अंदर, तो अभी तक लॉस के अंदर ही है, क्योंकि बहुत सारे जो ऑल्ट कॉइन है वो लगभग 70%, 60%, 50% क्रैश है। तो अगर हम यहाँ पर एक बार विड्रॉल कर लेते हैं और फ्रेश से यहाँ पर अपनी मनी डालते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज हमने एज ए फ्रेश डाला मार्केट के अंदर, तो जो 1 लाख है वो हमारा क्या कि एक्विजिशन कॉस्ट है, और उसके ऊपर हमें 10,000 अगर प्रॉफिट होता है, तो जो टैक्स वाला होगा हमारा वो 10,000 होगा, उस 10,000 में 30% गवर्नमेंट को देना है हमें, और हमारा बाकी जो प्रॉफिट है वो हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो पुराना हिसाब क्लियर है, क्योंकि जो अभी तक तो ये है कि आप अगर आप टैक्स देना चाहें अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और बाकी कोई ऐसा स्ट्रिक्ट क्रिप्टो के लिए कोई रूल नहीं था कि कितने परसेंट देना है, कैसे देना है, क्या कंडीशन है। बट अब तो स्पेशल एक कॉलम होगा इनकम टैक्स के अंदर कि क्रिप्टो से अर्निंग आप अब यहाँ पर भी मेंशन करिए। तो मुझे लगता है कि हमें अपना हिसाब क्लियर कर देना चाहिए 31 मार्च से पहले, जो भी है।
और उसके बाद में हमें एक बिल्कुल न्यू सिरे से स्टार्ट करनी चाहिए चीजें, अगर हम इंडिया के अंदर हैं। ठीक है, तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि मैं 31 मार्च को अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दूं, जिस भी भाव में जैसा भी है, जो कि ज्यादातर तो शायद नुकसान में ही होगा फिलहाल। अगर मैं इधर पीछे 6 महीने से 1 साल के बीच की खरीद है, अगर और पहले की है तो अलग बात है। तो लेकिन वही वाली चीज है कि अगर मैं 31 मार्च को खाली कर रहा हूँ, मतलब मैं 1 अप्रैल के बाद खरीदता हूँ और 31 मार्च को खाली करता हूँ, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि ज्यादातर चीजें उसमें लाल निशान में होंगी, नेगेटिव में होंगी। मैं 31 मार्च को सब कुछ बेच दूं और 1 अप्रैल को वो सारी चीजें, अगर मुझे वही सारे खरीदने हैं तो मैं उन्हीं को खरीद लूं, या कुछ नया खरीदना है तो वो खरीद लूं। इससे हो क्या रहा है? बेसिकली क्या है कि जस्ट एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक हिसाब हम पूरा न्यू तरीके से हम यहाँ पर न्यू फाइनेंशियल ईयर के अंदर न्यू एक हिसाब चला रहे हैं। बाकी अगर आप एक होल्डर हो तो देखो आपके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट? ये आपका जो पुराना हिसाब है, जो पुराना अभी तक चलता हुआ आ रहा था, क्योंकि 2017 के अंदर कोई रूल नहीं था, 2018 के अंदर नहीं था, हम कहीं कहीं भी ट्रेड करते थे, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर रखते थे, कोई टीडीएस सिस्टम नहीं था। जस्ट एक हम यहाँ पर एज ए अपनी फ्रेश एंट्री और जो अपनी कैलकुलेशन है उसे सुधारने के लिए जस्ट हम यहाँ पर एक रख रहे हैं। और हमारा हिसाब भी बहुत क्लियर रहेगा कि हमने मार्केट के अंदर इतना पैसा डाला और हमारा जो टोटल है ये जो कैलकुलेशन है इसके अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो हमें टैक्स देना है, अगर नहीं है तो फिर हमें नहीं देना वाला हिसाब बिल्कुल हमारा क्लियर रहेगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे समझूं कि क्योंकि अभी इस 31 मार्च तक का तो कोई टैक्स पड़ना नहीं, मतलब टैक्स अभी तक कोई नियम नहीं था, तो टैक्स नहीं था, अपना वॉलंटरली लोग दे रहे थे। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उसको कोई कुछ उसको इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स दे रहा था, कोई उसको वही स्टॉक्स के हिसाब से, इक्विटी के हिसाब से जो स्लैब्स आते हैं या उस तरीके का, तो वो वाले तरीके से कैलकुलेट करके टैक्स दे रहा था। तो सब अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से उसको रिटर्न में डाल रहे थे या नहीं डाल रहे थे, लेकिन कहीं कोई क्लैरिटी नहीं थी, फिक्स कानून नहीं था कि मैं अगर इसको लगाऊं, लिखूं कि इस पे मैंने इतना पैसा कमाया क्रिप्टो से, तो मैं उसमें एग्जैक्टली कितना टैक्स भरूं, ऐसा कुछ नियम नहीं था। अगले साल में वो नियम होगा, यानी 1 अप्रैल से वो नियम होगा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो मैं 31 मार्च को खाली कर देता हूँ, तो उसमें तो चाहे पीछे जैसे भी कर रहा था, जिस तरीके से भी टैक्स भर रहा था, तो वो वाले तरीके से कर लूंगा। 1 अप्रैल से जब मैं करूंगा तो उसके अंदर में वो नए वाले तरीके से उसके अंदर में टैक्स कैलकुलेट कर पाऊंगा अगले साल में, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि जो पहले 5 लाख तो वैसे भी इंडिया के अंदर टैक्स फ्री है, जो अभी वाला जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके अंदर। तो उसके अंदर आपका 2 ढाई लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का और 5 लाख का प्रॉफिट भी होता है, तो वो आपका एक तरीके से आप ज़ीरो भी रिटर्न फाइल कर देते हो, तो भी वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगली बार क्या होगा कि अगर आपका प्रॉफिट 10,000 भी हुआ, तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और उसके अंदर भी आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। भले ही आपका पूरी ईयर के अंदर कोई भी इनकम नहीं है और आपका सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट है, तो भी आपको करना पड़ेगा। मतलब कोई ऐसा आपका पूरा इस ईयर जो अभी तक फाइनेंशियल ईयर चल रही है उसमें 2 लाख होता है, ठीक है, आपको कुछ फाइल करने की भी ज़रूरत है, तो भी ठीक है, नहीं है, नहीं कर रहे तो भी ठीक है, क्योंकि 2 ढाई लाख रुपए का कोई बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन, क्योंकि 5 लाख का तो आपका नॉर्मल टैक्स फ्री है ही। तो अब तक इतनी दिक्कतें नहीं थी, अब तक कोई कानून नहीं था, अब तक कुछ ऐसा नहीं था, बट अब तो पूरी तरीके से हमें मेंटेन करना चाहिए। जी, ठीक है। और मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि पुष्पन जी जब ये कह रहे हैं कि 5 लाख तक टैक्स नहीं था, तो 5 लाख तक टैक्स अगर 5 लाख तक की आपकी टोटल इनकम वाली चीज है। अगर ये सिर्फ क्रिप्टो की इनकम की बात नहीं हो रही है, तो अगर आपकी हाँ, बाकी इनकम भी है और उसके अलावा क्रिप्टो भी है, तो फिर वो टैक्सेबल है। मतलब ये टोटल उसकी बात कर रहे हैं, रिटर्न की बात कर रहे हैं कि हाँ, आपका टोटल, टोटल। 5 लाख या जी, ठीक है। अच्छा, चलिए, बहुत सारे दर्शक हैं, दिनेश जी भी अग्री कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज बताइए पुष्पेन जी, कि अगर मैं इन्वेस्टर हूं, अब जिसको क्रिप्टो की दुनिया में होडलर भी कहा जाता है, लॉन्ग टर्म खरीद करके बैठने वाला, तो तो ये मेरे लिए बहुत खराब चीज है, गड़बड़ चीज नहीं है 31 मार्च को मैं अपना पोर्टफोलियो खाली करूं, 1 अप्रैल को फिर से शुरू करूं? देखो, आप एक इन्वेस्टर हो तो आपका हिसाब बिल्कुल क्लियर है कि आपने बस सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो ट्रेडर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि देखो ट्रेडर को क्या है कि सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और अभी एक्सचेंजेस के ऊपर हो सकता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें ये सब डायरेक्टली डेटा एक्सपोर्ट करने का सिस्टम भी मिल जाए, तो हमें शायद फिर ना करनी पड़े। बट अभी तक किसी इंडियन एक्सचेंज ने इस तरह का सिस्टम नहीं बनाया जिसपे पूरा टैक्स कैलकुलेशन आ जाए, और ये चीज बिल्कुल न्यू भी है। तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर हमें एक्सचेंज पर ऐसा सिस्टम देखने को मिलेगा कि जिसमें पूरी ईयर का आपका ट्रेड आ गया, पूरी ईयर के अंदर आपने कितना एक्सचेंज के ऊपर लेके आए थे, कितना एक्सचेंज से लेके जा रहे हो, और जो लेके जा रहे हो वो सब 30% का उसका वहां पर प्रॉफिट दिख गया। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये भी हो
कि जो छोटे-मोटे ट्रेडर हैं या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पर क्या है कि बहुत बहुत कम मार्जिन है, तो एक्सचेंज ही उसमें से डायरेक्टली कट करके डिपॉजिट कर दे या कुछ ऐसा सिस्टम बने। हम्म, और बाकी जो इन्वेस्टर है उसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आपने 1 बीटीसी आज होल्ड किया है तो आप ऑब्वियसली उसको जब भी सेल करोगे, जब आपका टैक्स लगना है, क्योंकि आपका एक्चुअल वैल्यू उसी टाइम कैलकुलेट होगा। जी, ठीक है। तो ये वाली चीजें और ये दिक्कतें वो वाली भी हैं कि कई एक प्लेटफॉर्म्स की भी ज्यादातर की है कि अभी तक क्रिप्टो के अंदर में, और वो भी ठीक है कि अगर मैं कहूँ कि वो कैसे डालते हैं उस फीचर को, क्योंकि उनके पास भी कोई स्लैब तो था नहीं, कुछ कोई परसेंटेज या कुछ वो तो था नहीं कि टैक्स पड़ना कितना है, तो वो क्या दिखते हैं उसके अंदर में कि अगर आप इतना किया तो इस पे इतना टैक्स, और वाली चीजें जो कि एक स्टेटमेंट बाकी जगह डीमैट अकाउंट से निकल के आता है, वो यहाँ पे निकलना मुश्किल भी था। प्लस लेकिन फिर भी कुछ चीजें शायद वो फीचर्स की बात है कि कम से कम प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, इसका तो स्टेटमेंट निकलना चाहिए, या निकलता होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो वो भी एक दिक्कत है। और उसका एक मैनुअल तरीका बता रहे हैं पुष्पेंद्र जी कि आप खुद ये कर सकते हैं कि आपने अगर पूरा खाली कर लिया तो आपके पास सारा डेटा सब कुछ आपके पास सामने आ जाएगा कि हाँ ठीक है कि इस साल में आपने इतने पैसे डाले थे, इतने पैसे कमाए हैं, आखिरी में इतना आया, तो उस पर आपने क्लियर कर दिया, तो वो चीजें ठीक है। उसमें एक चीज होगी ना, जैसे कि आपने आपके बैंक स्टेटमेंट तो आप ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो जी आपने 1 अप्रैल को या 10th अप्रैल को 5th अप्रैल को आपने जो भी अमाउंट डाला, आपको पता है कि आपने इतना अमाउंट ऑफ क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, बिल्कुल न्यू सीरीज से इस प्राइस के ऊपर। क्योंकि प्राइस भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको अब तो सारी चीजें नोट करनी पड़ेगी, किस प्राइस के ऊपर आपने पहली ट्रेड ली, किस प्राइस के ऊपर आपकी बाइंग हुई, और उसके बाद में आप हो सकता है कि उसको 2 साल विड्रॉल नहीं कर रहे, हो सकता है उसको 3 साल विड्रॉल नहीं कर रहे। तो जब भी आप उसको विड्रॉल करोगे तो उसके हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन करोगे। तो वो आपका जो कैलकुलेशन है अब आपको एक तरीके से रखना पड़ेगा। और जैसा आपने एक्सचेंज के लिए बोला, तो एक्सचेंज के ऊपर अभी तक फीचर है, लेकिन वो टैक्स वाला नहीं, क्योंकि टैक्स वाला अब तक कानून ही नहीं था, तो वो फीचर बनाते ही कैसे? तो हम्म, वो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। जी वो भी है। बाकी वो एक्सचेंज और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब क्रिप्टो के अंदर में बहुत सारी वाली भी चीजें हैं जो वॉलेट्स टाइप की चीजें हैं, और उस तरीके की भी जो चीजें थी कि जहां से आप जो कि बाइंग के एक्सचेंज नहीं है, बाइंग सेलिंग के, लेकिन केवल उसके वॉलेट जैसी चीजें हैं, या उस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं या वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं जहाँ केवल आप बाय कर सकते हैं, या उसी को कुछ ही एक फिक्स्ड कॉइन्स और कुछ बिटकॉइन या उस तरीके की चीजें भी, तो वो भी एक चैलेंज है। तो वो बिल्कुल। उनके लिए शायद उसमें दिक्कत है, और मैं इसके समझता अलावा हूँ, लेकिन ये है जी। पी2पी भी एक बड़ा चैलेंज है। हाँ हाँ हाँ, ठीक पीयर टू पीयर, जैसे आपने आपको चाहिए बिटकॉइन, आपने मैं जी आपकी मेरी बात हुई, आपने मुझे बिटकॉइन दे दिया, मैंने आपको मनी दे दी। तो ये सब जो कैलकुलेशन है ऑब्वियसली क्या है कि ये तो एक हमारी इंडिविजुअल ट्रेड है। ये तो एक बार्टर सिस्टम की तरह काम अभी भी करती रहेंगी चीजें। बट जो एक्सचेंजेस हैं, जो एक्सचेंज के ऊपर कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ये रूल अभी एप्लीकेबल होगा। बाकी डिसेंट्रलाइज्ड जो एक्सचेंज है, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, वहां तो भी कुछ नहीं होने वाला है ऐसे एप्लीकेबल। जी ठीक है। और इनफैक्ट अगर उस तरीके से देखें तो शायद पीछे जो वजीर एक्स में जिस तरीके से जो होता था वो P2P ही, यही उन्होंने रूट निकाला हुआ था, एस्केप रूट था, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था, या एक्सचेंज नहीं हो सकते थे या कुछ नहीं, शायद जहां तक मुझे ठीक से अगर मैं सही कह रहा हूँ तो वो कुछ उन्होंने P2P ही कर रखा था, तो वहां तो सब कुछ P2P था, भले ही वो उसके अंदर में एक्सचेंज करता था, वो डायरेक्टली आप नहीं करते थे, लेकिन वो एक्सचेंज ना होकर के वो P2P ही मॉडल पे काम कर रहा था ना वजीर एक्स। बिल्कुल, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर नहीं था, तो पूरा सिस्टम ही पी2पी की तरफ थ्रू ही चल रहा था एक तरह से। और उसके बाद में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि जो बैंकिंग है वो डायरेक्टली एक्सचेंजेस को सर्विस दे सकती है, तो उसके बाद में डायरेक्टली एक्सचेंज सर्विस देने लग गए। तो वजीरेक्स ने अपने दोनों सिस्टम एक्टिव रखे, पी2पी, और इसी की वजह से क्या है कि वजीरेक्स अपनी लिक्विडिटी भी अच्छी प्रोवाइड कर रहा था मार्केट में। ठीक है। और उस समय में भी वो चल पा रहा था जब नॉर्मली कुछ खुलने का या शुरू का उसका कोई तरीका नहीं था, तो उन्होंने एक एक एस्केप रूट निकाला हुआ था, कह लीजिए एक बाईपास। ठीक है। दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं, सर हमारे दर्शक हैं और साथ में जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट इसलिए भी है ये जो आप कह रहे हैं 31 को मार्च को क्लोज करके और उसके बाद, क्योंकि लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है, तो फाइनेंशियल ईयर में तो वो भी एक समस्या है। जैसे इक्विटी में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो अगले साल अगर आपने इस साल आपका प्रॉफिट वो नहीं आया है आपके डीमैट में, आपके पोर्टफोलियो में, तो आप और लॉस आया, तो वो लॉस आप अगले साल में एडजस्ट कर सकते हैं, तो अगले साल अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे तो उसमें से एडजस्ट होकर के, लेकिन फिलहाल क्रिप्टो में ये सुविधा नहीं दी है, तो वो भी एक चैलेंज है। लेकिन मैं दूसरी तरीके से सोच रहा था सर कि अभी तक तो टीडीएस नहीं पड़ा है, अब मैं अगर नया खरीदूंगा 1 अप्रैल के बाद में, तो टीडीएस भी कट जाएगा उस पर। नहीं, अभी टीडीएस लागू होगा वो 1 जुलाई से। टीडीएस का अच्छा वो हाँ, टीडीएस के लिए भी टाइम है। और तो हम्म, जब तक
और जब तक टीडीएस आएगा जब तक तो मुझे लगता है कि बाइंग हो जाएगी। और टीडीएस वाला अपने आप में काफ़ी एक बार तो देखो लगना ही है टीडीएस। बट अगर हम 1 अप्रैल को करते हैं या फिर 10 अप्रैल को या मई में भी करते हैं तो टीडीएस नहीं लगने वाला। बट बाकी उसके बाद में जब टीडीएस वाला रूल आ जाएगा तो फिर वो तो लगेगा ही लगेगा। नहीं वो केवल लास्ट में लगेगा ना, जब मैं बेचूंगा तब लगेगा, खरीदने में नहीं लगेगा। अभी तो हाँ, खरीदने में भी लग जाएगा वो वाला, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी जुलाई तक कम से कम या जब मार्च तक अप्रैल तक नहीं लगना है। हाँ, ठीक है, और तब तक इससे कहीं देखो पोर्टफोलियो में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे, क्योंकि मैं आज इस रेट पे बेच रहा हूँ क्योंकि अब उतनी ना वॉलेटिलिटी है और ना ऐसा कुछ वो है कि मैं आज नुकसान में बेच रहा हूँ, कल भाग गया होगा और कल जब मैं खरीदने जाऊंगा तो उस तरीके का तो कुछ हो नहीं रहा है। नहीं देखो अब मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि हो सकता है हमारे बात करते-करते ही यहाँ पर मार्केट के अंदर $1,500 का यहाँ पर डिफरेंस आ जाए। तो हम्म, मार्केट के अंदर 4-5% का तो आप एवरेज प्लस माइनस रिस्क लेके ही चलिए, वो तो हाँ कभी भी हो सकता है। बाकी जी यूएसडीटी में कन्वर्ट करके रखिए और आप हो सकता है कि जो आपका अमाउंट है, उसको आप सारे को विथड्रॉल ना करें, कुछ को आप डेस्क के ऊपर मूव कर सकते हैं और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। बाकी क्रिप्टो में है तो सब जानते ही हैं कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है। जी, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको थोड़ा मुझे लगता है कि और जारी रखना पड़ेगा। हमें एक बार और आपसे इस पे बैठना पड़ेगा कि इस पे एक अलग से एक स्पेशल सेगमेंट जल्दी से कर लेते हैं मार्च के महीने में ही, जिससे रहे दर्शकों को पता हो जाए। बस एक काम करते हैं पुष्पेन जी, एक सवाल ले लेता हूँ। मयूर पटेल जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि पुष्पेन जी ये बताइए कि क्या क्रिप्टो माइनिंग अच्छा ऑप्शन है अभी भी, क्या और प्रॉफिटेबल है? एक्चुअली इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो अभी तो नहीं है। उसके कई सारे रीज़न हैं। पहली बात तो क्या है कि माइनिंग के ऊपर अभी कोई एज़ सच रूल नहीं है, बट ये है कि उसकी जो इनकम है वो भी 30% हो जाएगी टैक्सेबल। इंडिया के अंदर जो हमने अभी यहाँ पर बात करी कि जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे जैसे। तो अब हम सेल की बात कर रहे थे, वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हम जब लॉस को जस्टि आगे ले ही नहीं जा सकते, तो उससे बढ़िया है कि अपना एग्ज़िट करो, अपना सारा हिसाब-किताब क्लियर करो और आगे फ्रेश से स्टार्ट करो। स्टॉक में क्या होता है कि आपका चलो इस साल आपका लॉस रहा तो आपने वो लॉस भी दिखाया, अगली बार आपका प्रॉफिट हुआ तो पहले आपका लॉस माइनस होगा, तो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है उस पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर जो माइनिंग है, जो क्रिप्टो वाली इनकम है, वो एक तरीके से क्या है कि गवर्नमेंट इस पर 30% फ्लैट चार्ज कर रही है। यानी कि जो आप अगर ट्रेडिंग के लिए कल को लैपटॉप भी लेते हो, ट्रेडिंग व्यू का भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, किसी भी क्योंकि देखो जब आप एज़ ए ट्रेडिंग करते हो, एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हो, आपको बहुत सारे टूल्स के ऊपर आपको मनी स्पेंड करनी पड़ती है। चाहे वो आपका हार्डवेयर हो, लैपटॉप, चाहे आपका ये ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन हो, और भी बहुत सारे सब्सक्रिप्शन उसको यूज़र को लेने पड़ते हैं। वो सब वहाँ पर माइनस नहीं होगा। सेम यहाँ पर माइनिंग के अंदर भी है। तो अगर आप एक माइनिंग कर रहे हो तो माइनिंग के लिए आपको बहुत सारे इक्विपमेंट आपको लेने पड़ते हैं। आपकी इंटरनेट की कॉस्टिंग है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्टिंग है। अगर वो सेट ऑफ नहीं होगी, तो कहीं न कहीं यहाँ पर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है और डिफ़िकल्ट क्या आपका सारी कॉस्टिंग ही आपकी वो कैलकुलेट नहीं होगी तो आपको एक तरीके से टैक्स मार देगा। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट पॉइंट है इंडिया के अंदर माइनिंग और माइनिंग वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर आप एज़ ए इंडिविजुअल कर रहे हो अभी के लिए। ठीक है, तो ये तो राय माइनिंग पे मिल गई, लेकिन मैं ये इंटरेस्टिंग है और ये जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि मुझे ये नहीं लगता ऐसा कैसे होगा कि अगर मैं प्रोफेशनली क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूं तो उसके जो मेरे खर्चे हैं, आप कह रहे हैं कि वो खर्चों को सरकार खर्चों में एडजस्ट नहीं कर रही, मतलब उसको लॉस में नहीं करे। एक बात चलिए ठीक है, मान लेता हूँ कि एनुअली हमारा लॉस हुआ अगर साल में, तो वो उसको नहीं ले रही, लेकिन ये जो खर्चे हैं इनको भी नहीं लेगी। ये सब्सक्रिप्शन है या कुछ और चीजें उस अगर आप किसी जगह पे कर रहे हैं कोई भी किसी बिजनेस को रन करने में, क्योंकि वो फिर नेट प्रॉफिट तो नहीं हुआ, मतलब वो कह रहे हैं कि वो सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट पे ही या उस पे 30% ले लेंगे और खर्चे आपके आप ही के रहते हैं अलग से, वो 70% में आप हैंडल करिए। अभी तक तो ऐसा नहीं है कि अभी तक ये उन्होंने बोला 30% फ्लैट लगेगा। डज़न्ट मैटर ना वहाँ कोई स्लैब सिस्टम होगा। अब स्लैब सिस्टम नहीं होगा तो आज के टाइम में बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो पूरे साल में 2 लाख रुपए से क्रिप्टो से निकालते हैं, भले ही वो कहीं और भी जॉब कर रहे हों या और भी कोई काम कर रहे हों। तो अब उनको क्या है कि रिटर्न यहाँ पर फाइल करनी ही पड़ेगी। टीडीएस एक बार कट गया तो उसको टीडीएस को क्लेम बैक करने के लिए बल्कि टीडीएस कोई एडिशनल टैक्स नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाता है और आपको 14 मंथ बाद वो मनी आपको बैक मिलती है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो आपकी मनी है वो ब्लॉक हो जा रही है। और सेम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वगैरह का है कि आपका अगर ये जो सब्सक्रिप्शन जा रहे हैं आपका और आप ये बहुत बार ये ऐसा भी होता है कि आप कहीं से सब्सक्रिप्शन भी बाय करते हैं लर्निंग के लिए।
कि मुझे यहाँ पर ये चार्ट लर्न करना है, कैंडलस्टिक लर्न करनी है, फंडामेंटल लर्न करना है, या आप वेब 3 के अंदर वर्क कर रहे हो, तो वेब 3 के अंदर आप ब्लॉकचेन का कोई कोर्स कर रहे हो, 50,000 मार्केट के अंदर, 30,000, 1 लाख इस तरह के खर्चे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर क्या है कि गवर्नमेंट अभी नहीं एडजस्ट कर रही है। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो यहाँ पर क्लियर कट कह रही है कि हम अभी जो एक्सपर्ट हैं उनसे से डिस्कस कर रहे हैं, कंसल्टेशन हमारी जी चल रही है। हाँ, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा था भूषण जी कि अभी ये बहुत सारी चीजें ना बहुत प्रिलिमिनरी हैं, कि अभी वो चीजें सरकार ने नहीं बोली हैं, लेकिन हम ऐसा मान करके चल रहे हैं या ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा भी है क्या? क्योंकि कहीं डिटेल्ड कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं आया अभी तक कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होंगी और क्या नहीं होंगी। तो कुछ बेसिक्स आए हैं कि ए लॉस जो है वो ऑफसेट नहीं होगा, और दूसरा टीडीएस पड़ेगा, और तीसरा 30% टैक्स पड़ेगा प्रॉफिट पे। ये 3 के अलावा कहीं डिटेल्स या कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है या कोई ड्राफ्ट है या जिसको कि दिया गया या शेयर किया गया, ऐसा कुछ? बेसिकली इसके बारे में बहुत सारे मीडिया इंटरव्यूज में भी पूछा गया था, लेकिन उन्होंने बोला है कि यहाँ पर कंसल्टेशन चल रही है और उनको भी क्लियरिटी, मुझे लगता है टीडीएस वाले पार्ट पर अभी एक्सचेंजेस को भी क्लियरिटी नहीं है। मैंने बहुत सारे एक्सचेंज से पर्सनल लेवल के ऊपर मैंने मैसेज किए हैं, उनसे बोले हैं, तो उनको भी अभी ये क्लियरिटी नहीं है कि ये जो अमाउंट है बैंक में विड्रॉल करने पे लगेगा या फिर पर ट्रेड के ऊपर लगेगा। तो सोचिए कि अभी बहुत बड़ा गैप है इंडस्ट्री के अंदर। और जो टीडीएस वाला पार्ट है वो यहाँ पे वैसे भी जुलाई से होगा, तो हो सकता है जब तक क्लियरिटी आ जाए। और कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि सब्सक्रिप्शन वाली बात कही मैंने यहाँ पर, माइनिंग हार्डवेयर वाली, हो सकता है इनके लिए गवर्नमेंट कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन दे, कुछ चीजें यहाँ पर और क्लियरिफिकेशन, क्योंकि ये इंडस्ट्री बिल्कुल न्यू है और गवर्नमेंट कंसल्टेशन कर रही है, तो शायद हो सकता है कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकले। और सेम चीज यहाँ पर थाईलैंड के अंदर भी हुई थी। थाईलैंड के अंदर भी इस तरह के कुछ रूल बनाए थे, लेकिन वहां जो 30% था उसकी जगह 15% था, और कम कम थे टैक्सेस। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने अभी 2 दिन पहले ये पास कर दिया है कि क्रिप्टो वाला कोई ट्रेडर होगा या क्रिप्टो की कंपनी होगी या क्रिप्टो को कोई स्टार्टअप कर रहा होगा, 10 साल तक उसे कोई भी किसी भी तरीके का कैसा भी टैक्स नहीं देना, चाहे वो कितना ही प्रॉफिट कमाए। तो जो ट्रेडर्स थे वहां पर उन्होंने वॉइस रेज करी, उन्होंने बोला कि हम दुबई जा रहे हैं, तो वहां की गवर्नमेंट ने पूरा पूरा टैक्स फ्री जोन बना दिया। ठीक है, तो हाँ, वो क्योंकि मैं उस पे वही आने वाला था कि बहुत लोग हम सुन रहे थे कि दुबई बहुत सारी कंपनी जा रही हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं जो क्रिप्टो में काम करते हैं, क्योंकि वहां पे इस पे छूट थी। तो वो आप कह रहे हैं कि अब थाईलैंड में भी हो गई है, और थाईलैंड की तरफ भी रुख किया जा सकता है। तो अगर किसी को क्रिप्टो में काम करना है और उसमें बिजनेस खड़ा करना है या बड़ा ट्रेडिंग और सारी चीजें करनी है, तो वो थाईलैंड का रुख कर सकता है। बट एक चीज आप देखो ना सर, मतलब 10 ईयर तो सर बहुत बड़ी चीज होती है। 10 ईयर्स तक कोई भी टैक्स नहीं देना, फ्री जोन। तो इससे कितने स्टार्टअप्स ऐसे होंगे जो थाईलैंड के अंदर मूव करेंगे। दुबई के अंदर तो मैं अभी लास्ट वीक मेरा डिस्कशन चल रहा था, तो मैं देख रहा था वहां पर ऑलमोस्ट जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो सारे वहां पर पहुंच चुके हैं। बड़े बड़े जो बिजनेस हैं, चाहे मैटिक की बात करूं तो मैटिक यहाँ पर दुबई शिफ्ट हो चुका है, कुछ मैटिक का बिजनेस सिंगापुर भी शिफ्ट हो चुका है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो इंडियन है वो सब वहां पर पहुंच चुके हैं, और जो इंडियन इन्फ्लुएंसर है वो भी दुबई में अच्छे खासे पहुंच चुके हैं और बाकी कंट्री से भी जा रहे हैं। तो वहां पर उनको अच्छी खासी फैसिलिटी मिल रही है और 0% टैक्स रहेगा। तो ऑब्वियसली अगर आपने ट्रेड से 10 लाख रुपए निकाला तो 10 लाख से 10 लाख आपका बैंक अकाउंट में आएगा। जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अब वो जो दुबई की तरफ भीड़ लगी थी वो अब थाईलैंड की तरफ भी डाइवर्ट होगी। बिल्कुल थाईलैंड की तरफ, क्योंकि थाईलैंड मेरे हिसाब से क्या है कि ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि थाईलैंड की जो कॉस्टिंग है और जो वो बहुत कम कम पड़ेगी। क्योंकि दुबई की मतलब एक तरीके से हर पर्सन के लिए दुबई सूट नहीं कर सकता, क्योंकि दुबई की जो कॉस्टिंग है, लिविंग कॉस्टिंग बहुत हाई है, एजुकेशन कॉस्ट बहुत हाई है। बट जी भाई, मैं उसी हिसाब से सोचा था कि अगर कोई इंडिविजुअल्स हैं या छोटी कंपनीज हैं या वो वाले, तो शायद उनके लिए दुबई के मुकाबले थाईलैंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या होगा। और ऐसा भी होगा कि लोग ऐसा भी करेंगे सर, जो जैसे इन्वेस्टर है, अब उसे दिख रहा है कि 2 साल तक उसने इन्वेस्ट किया, 3 साल तक, जब उसे दिखेगा कि बड़ा अमाउंट आ गया और विड्रॉल वाला टाइम आ रहा है, तो हो सकता है कि वो कंट्री स्विच करते हैं। और जो अपने विड्रॉल्स है वो वहां दूसरी कंट्री में जाके ले।